गुरुदेव आशीष दे जो सोच में का गुरुदेव के आदेश के सच प्रेम के नित्य नेम के धर्म के सत्य कर्म के मुझे जो पीड़ा की अन्याय की अभिमान की सेवा करने को दास की को जान बुद्धि से हो विश्व में हो राम में और कृष्ण में जगदेव में जगदीश वीर हो अति वीर हो सबसे सदा निज धर्म रति पंपीर आचरण से आध्यात्म की शक्ति हमें परिपीरनी करते सुधा मौत की आ गई सुख दुख हमसे संभले Tanisha, acting skill set. Skill set. मस्त चॉकलेट हो गया सब
ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 या इंडिया 7 की, क्योंकि इनकी कंप्लायंस आती है आपके सेक्शंस के हिसाब से, जो कि सेक्शन 132, जो कि सेक्शन 133 जो कि एक्ट का पार्ट है, तो वो ओवरराइड करेगा। तो इन कॉम्प्लिकेशंस और कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि इसका सही ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। वो अगर हर पर्सन अपने अपनी ओपिनियन से निकालता रहेगा तो वहां पर डाइवर्सिफाइड ट्रीटमेंट होंगे उसके। एक कंपनी कोई और ट्रीटमेंट कर रही है, दूसरी कंपनी कोई और ट्रीटमेंट कर रही है, हर पर्सन एक ही ट्रीटमेंट करे एक तरीके के अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का। इसीलिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है इन द फर्स्ट प्लेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट across the industries। बट कॉम्प्लेक्सिटीज आती है कभी कभी, प्रोविजंस अलग अलग जगह अलग अलग वे में लिखे गए हैं और उनके इंटरप्रिटेशंस कुछ ऐसे निकल के आ जाते हैं कि समटाइम्स देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन, देयर आर समटाइम्स क्लैशेस ऑफ इंटरप्रिटेशंस ऑफ प्रोविजंस। तो एसएमए इंस्टीट्यूट ने एक कमेटी बना रखी है, एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी। उस कमेटी का क्या काम है? उस कमेटी के पास इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट सेंड कर सकता है जो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में फेस कर रहा है किसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लेके। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सिर्फ फैक्ट्स के साथ में क्वेश्चंस भेज सकती है, सेबी भेज सकती है, सीएनडीजी भी भेज सकती है ऐसे क्वेश्चंस। उस कमेटी के अंदर एक्सपर्ट पर्सन होते हैं नॉमिनेटेड, और उनका काम ये है कि जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल लिटरेचर होता है, जितने भी ऑन रिकॉर्ड प्रोविजंस होते हैं, उन सबका वो लोग एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एंड आफ्टर अ डीप डिस्कशन वो एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि इसका सही ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, एंड उसके बाद वो ओपिनियन इशू करते हैं। और हर साल या हर 2 साल के अंदर इस तरीके की ओपिनियन से कंपाइलेशन वो लोग इशू करते हैं, जहां पर वो ये बताते हैं कि हमारे पास ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस आए थे जहां पर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल थे, बट उनमें क्लैश हो रहा था, हर तरफ की अपनी अपनी ओपिनियन सही लग रही थी, बट आफ्टर डीप स्टडी हमारे हिसाब से ये फाइनल ओपिनियन होनी चाहिए। उन्हीं फैक्ट ऑफ केसेस को कंसिडर करके आज की क्लास है, जहां पर इन लोगों ने जो लेटेस्ट कॉम्पेडियम ऑफ ओपिनियन इशू किया इंस्टीट्यूट ने, जिसमें 30 इंटरेस्टिंग केसेस आए। हर केस में क्या रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है वो लोग ये बताएंगे, उन केसेस के फैक्ट्स क्या है वो ये चीज बताएंगे, उसमें जिसने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया कंपनी ने, उनके क्या आर्ग्यूमेंट थे वो ट्रीटमेंट करने के पीछे, जो उसके अगेंस्ट में था, जैसे वो सीएनडीजी हो सकता है या वहां का ऑडिटर हो सकता है, उसके क्या आर्ग्यूमेंट थे। फिर फाइनली एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की क्या ओपिनियन थी, वो लोग ये चीज बताएंगे। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। अगर आप इस चीज को समझो कि हम इस क्लास में ना सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, मल्टीपल कॉन्सेप्ट में जब क्लैशेस होते हैं तो कौन सा कॉन्सेप्ट फाइनली प्रिवेल कर रहा है वो चीज भी हम समझेंगे। इट्स प्योर प्रैक्टिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्लास। ठीक है, मन लगा कि समझ। Thank you so much, Adeshya. So, good afternoon, everyone. Today, I, Tanisha Sharma, along with my co-presenters Rishabh Jain and Shreya Malani, will be explaining you the compendium of opinions which is issued by the Expert Advisory Committee of ICAI. Now, as Adeshya has already explained you what a compendium is, let me also give you a small brief. The compendium of opinions that has been issued by ICAI is basically a book in which certain clashes regarding certain issues were there between certain parties. So, in order to get to a particular conclusion, to make a particular opinion, the compendium has been issued by ICAI. So that if you have any doubts that how do you have to treat this particular case, how do you have to account for some particular case, then you can directly refer to the compendium and you get your answer. So let's first begin our presentation. So what will be the structure? The structure will be, first of all, we'll explain you the relevant concept related to that particular query. Second, we'll explain you the facts of the case, that what case was actually arose in front of the EAC, so that it has to make an opinion on them. The third is the query or the issues involved, that what question was asked by to the EAC by the querist. The fourth is points considered by the committee in order to reach the conclusion. And the last is the conclusive opinions. So coming to our first query, it is recognition of interest on mobilization advance
against project contracts under the IND-AS framework. I know the language is quite hard. So is there anyone who can explain what a mobilization advance is? If you have worked in any real estate sector, like any real estate client, you must be knowing what a mobilization advance is. No one? Okay, whoever gives me an answer will get a Kit Kat from my side. Answer and leave it to the point layman terms of answer. Anyone just stand up and give me the answer, guys. नहीं आता. Okay, let me explain. As it is written, mobilization advance is an upfront payment given to contractors at the start of a project to cover initial costs like materials, equipment, and setup. It ensures a smooth start, supports cash flow, and is gradually recovered from future payments, often secured by a guarantee to prevent misuse. Quite technical. Now let me give you a proper example of it. Suppose there's a person named A. He gave a contract to build a hospital to support say C. Now what happened? C ने A से बोला कि मैं that I'll start the project right on, but I need some money at least to give a smooth start. मुझे materials चाहिए. I need some equipment for the same. How will I start it? So for that, A gives a certain amount to C कि ठीक है अब start तो करो एक बार, just begin the construction, just begin the project for once. So that is mobilization advance. Mobilization का अगर हम dictionary में नहीं देखें तो it's just an action to make something to make moving of a particular thing capable. ठीक है, किसी भी चीज को चलाना is mobilization. तो यहाँ पे हम किसको चला रहे हैं? एडवांस हम दे रहे हैं प्रोजेक्ट को चलाने के लिए. So right, so that mobilization advance will also be returned to C by A in the course of the project. Now mobilization advance समझ गया तो this query won't be difficult for you to understand. So what were the facts of the case? In this case, there was a public sector enterprise which is under the Ministry of Mines. So basically, कोई mining company थी और PSU थी, and it was doing operations in mining, aluminum, etc. And it had fully integrated production process across multiple units. Its revenue stream was it had calcined aluminum metal and related products, and it had planned an expansion project. Expansion में इन्होंने क्या किया था कि हम इस particular amount के लिए को like invest करके expand करेंगे, and the entire funding will be from our cash reserves only. हमारे equity में से ही जो भी surplus funds है, we'll utilize it for the investment purpose, for the expansion purpose. Right. So it made a contract with a particular party, and the terms of the contract were as here. This contract had included an optional clause for 15% interest-bearing mobilization advance. So basically, जो भी वो contract था, उसके terms में the parties have decided that they'll give a mobilization advance to the party, right? And on that mobilization advance, they'll also be giving 15% interest. Let's understand it that way. अगर वो surplus funds, वो mobilization advance की जगह कहीं और, if they would have made some other investment, for example, any FD or any such investment, so they would have gotten some interest, right? So their opportunity cost is being lost. So अगर आप लोगों ने index पढ़ा होगा, तो you must know that in index there is a concept कि wherever time value is involved, in that cases we have to amortize interest during the period, right? Everyone knows about it. So that will be like the base of this case. Here it was 15% interest bearing mobilization advance, and it was payable in 2 installments, that is 10% plus 5%, or bank guarantee की मिली थी उसमें. Now the thing is that the vendors who were opting for this advance, जिनको भी advance दे रहे थे, they had to repay this interest to their bills. Means monthly या जो भी particular time period में जो भी bills बन रहे थे, उसमें वो आपको interest भी दे रहे थे. Like there was interest component also added in that. और वो जो interest income थी, they were crediting it in the statement of P&L. Right? वो P&L में उसको as an income दिखा रहे थे. Then the auditor came, auditors ने books of accounts देखी. So the auditor came, auditors saw the books of accounts, and the auditor contended that the interest on mobilization advance should not be credited to P&L. उसको P&L में नहीं जाना, उसको आगे की बात adjusted with the cost of project. क्यों? Because the auditor thought कि this cost is directly related to the construction of the project for the acquisition of the project. अगर mobilization advance नहीं मिलेगा, तो ये project भी start नहीं होगा. So it's crucial for this project to run, right? So what the auditor said, please stop crediting it in the P&L. You have to just adjust it, less it from the cost of the asset.
तो seems right सब है ना, लग रहा है कि हाँ यही होना चाहिए एडवांस का. Now look what the not advance sorry यही होना चाहिए जो interest component है एडवांस का उसका. Now let's see what the management said. The management said that the interest earned is similar to the operational income, that is similar to prior investment in surplus cash. Same जो मैंने आपको explain किया था. अगर वो पैसा वो यहाँ ना लगाते किसी और इन्वेस्टमेंट में लगाते उनको कुछ इंटरेस्ट मिलता और उस इंटरेस्ट को भी तो वो पीएनएल में क्रेडिट करते तो why should be deducted from the cost of asset, why shouldn't be credited in our P&L? Second, there are no borrowing costs involved and adjusting interest against the project cost may understate income and asset value. And right. So they said it is not a borrowing cost. We haven't taken some certain borrowing like so that it is not basically crucial for our project. अगर हम mobilization advance नहीं देते तब भी कहीं ना कहीं से तो ये project start होता ही. So it's not important if we like deduct it from the cost of asset तो हमारी asset की value भी understate होगी plus our P&L will also get understated. So they have taken into account Ind AS 23 as well as Ind AS 16, right? So Ind AS 23 is borrowing cost and Ind AS 16 is PP. In सबको ध्यान में रख के they made this contention. So what do you guys think? Who is right, the auditor or the company? Company. Let's see what the EAC said. Now the query which was raised, simple query थी, I'm not going to read it entirely, मैं समझा देती हूँ. The query was कि जो interest component था mobilization advance का, again I'm repeating यहाँ पे mobilization advance की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो amortization of interest हो रहा है उसकी बात हो रही है. That should it be classified, should it be credited to the P&L statement or should it be recognized under Ind AS 16? उसको आप asset की cost से reduce करोगे या P&L में classify करोगे. Now let's see what the EAC said. First is the scope of examination. तो EAC ने क्या-क्या ध्यान में रखा? The first is the committee focused only on the accounting of interest on non-mobilization project. Again मैंने अभी बताया था mobilization advance की बात नहीं हो रही, उसके interest component की बात हो रही है. Second is other issues related to the project. मतलब सिर्फ you just keep in mind कि यहाँ पे the committee has only given the conclusion for the interest on mobilization advance. उसके अलावा कोई भी चीज है उसकी बात नहीं की है committee ने. Assumptions. Certain assumptions were made कि interest earned on mobilization advance is not receivable in cash as per the contract. Simple मैंने जो आपको Ind AS वाला logic बताया था that how in Ind AS time value is considered and you have to amortize the interest on that. Second, the opinion is purely based on accounting aspects and does not involve legal interpretations. तो अगर आपको कैसे भी करते हो it doesn't create any legal obligation on you. आपको सिर्फ accounting perspective से बता दे how do you have to account as per Ind AS, इसका कोई legal consequence नहीं होगा whatever you go about it. Next is the company's financing. Now here the company is, you have to understand this point very well. The company ने कोई external borrowings नहीं ली है. Instead the company has taken its own finances, अपनी खुद की internal financing से ये mobilization advance किया है. Now let's understand कि Ind AS 16 क्या कहता है. Ind AS 16 PPE, property, plant and equipment, everyone must have started it till now. Income from incidental operations, like interest and mobilization advance during construction, can be recognized in the profit and loss statement if they are not necessary to bring the asset to its intended condition. Second, the interest earned is incidental to the project execution and not essential for completing the project. ये जो पॉइंट्स हैं से ये समझ आता है कि अगर आपका जो भी इंटरेस्ट है जो भी mobilization advance है, if it is not important to bring your asset into the present condition, then you can credit it in the P&L statement. Otherwise, you have to treat it like Ind AS 16 only. Right. So you have heard the EAC's opinion. You have heard the facts of the cases. So again, I'm asking you this question: what should be the treatment? EAC ने क्या opinion दिया होगा इस पर you guys? Right? Do you all agree with it? Right. So on the basis of all the facts considered and all the opinions of the points that the committee considered, the committee is of the view, you all were right, कि जो भी interest होगा, that should be credited to P&L statement of the company. Because it is not necessary कि आप वो mobilization advance के बिना भी आपको project start कर सकते हो, इसलिए उसका interest should not be classified into the cost of the asset, right? So you can keep in mind if any such, especially for students who are working in the real estate sector, you have to keep it in mind because it's quite crucial when it comes to that part, right? So here we complete our first query. Now let's see the second one.
Now the second query is accounting treatment for advance payment made through day leave charge as a part of paying city gas distribution network. Yani day leave charges kya hota hai? That's the question that must be coming to your mind, right? So let's first understand what day leave charges are. Okay, simple question, right? So the city gas distribution network. What happens in a city gas distribution network? They lay pipelines, right, all over the city underground. Basically, underground pipelines जब हम डालते हैं for any such things, और यहाँ पे for like the example is of the gas distribution network. So in that case क्या होता है कि you have to pay certain amount to the government or to the landowner. जबकि भी वो land है जिससे आप permission ले लो, to that person you have to pay a certain amount, right? So that amount that is known as daily charges. So yeah, it's charges or fees that are charged by company for the right of use of land. So by मतलब the crux is कि जो भी amount आप government को अगर मैं अपने underground मुझे कुछ भी pipelines डलवानी है for some anything, like not just gas, anything, तो उसके लिए I have to pay some amount to the government, right, to get the rights, and that amount that is known as our daily charges. Now these can be one time आप एक बार में pay कर दो, you can make it recurring, you're paying it like in installments, that all depends on the terms of contract. ठीक है. Now comes the case. So you all understood what daily charges are. Now let's see what case arose in front of the EAC. The facts of the case. So the company, it was incorporated in India, listed on BSE and NSE, and it operates in the city gas distribution network. The company enters into the day leave agreement with Indian Railways for laying underground pipelines. So there are two parties involved. First one is the company which is dealing in the city gas distribution business, and the second one is the Indian Railways. In दोनों के बीच में contract हो. Let's see what the terms of the day leave agreement are. The agreement is valid for 10 years, and the day leave charges should be paid in advance. Charges are fixed in advance, like 5 साल का एक बार में advance दे दो. That was the term. The company bears, please understand these points carefully. They'll be crucial for moving further. The company bears the cost for laying, maintaining, and renewing the pipelines. The second one, the legal ownership of the railway land remains with Indian Railways only, but the company is granted the right to use the land for laying the pipelines. And the last, the company cannot transfer or sublet the value rights. Now, how does this company used to treat these daily charges? Before India 116 came into the picture, the company classified daily charges as prepaid expenses under other current assets, right? And then they used to amortize it during the course of the during the life of the agreement, or like this is how they used to treat it. Ab kya hua? CAG came, right? The Comptroller and the Auditor General of India came, and it had certain observations regarding to the treatment of daily charges. In the financial year 2019 and 20, the CAG opined that daily charges should be classified under the right to use of assets according to Ind AS 116. Ind AS 116 is of leases, right? As per Ind AS 116, right, as the company gets a right to use the underlying land for laying the piping. You guys समझ आया कि CAG ने ऐसा क्यों बोला? CAG is of the opinion that since you are getting the right to use this land, okay, you are getting all the revenue from this land in terms of that you are giving the government a certain charge, some guaranteed amount, right? You are paying some advance. So आप इसको right of use में this is a lease asset for you. When in financial year 2021, दूसरा कोई CAG आया and it made an opinion कि these charges should be classified as intangible assets under Ind AS 38. क्योंकि कंपनी के पास सिर्फ राइट है, एंड राइट इज नॉट टैंजिबल. राइट इज समथिंग यू कैन नॉट सी. इट्स जस्ट समथिंग, इट्स an asset but you cannot see it. That land isn't yours, only the right is yours. So उसको intangible में classify करो. Why to classify it as lease? Now what did the company responded? Based on discussion with the CAG and the statutory auditors, the company reclassified the daily prepayments to right to use. कंपनी ने क्या किया? From 1st April 2020, उसने डिसाइड किया कि ठीक है, we'll understand whatever you say, we'll go to the EAC, but till then we'll classify these daily charges under right to use, that is under leased assets as per Ind AS 116, right? And then the company went to the CAG, went to the EAC, like asking for its opinion कि हम क्या करें? Should be classified as intangible assets, should be classified as right to use assets. जो हम कर रहे हैं वही सही है. So there are 3 opinions in this case कि हम daily assets को कैसे daily charges को कैसे classify करें.
फर्स्ट जो कंपनी ऑलरेडी कर रही थी एज प्रीपेड एक्सपेंसेस, सेकंड इज एज पर द इंडेक्स 116 लीज एज राइट ऑफ यूज हम उसको क्लासिफाई करें, और द थर्ड वन इज कि वी शुड क्लासिफाई इट एज intangible asset as per index 38. What do you guys think what should be done? प्रीपेड एक्सपेंस की तरह ट्रीट करें, लीज की तरह ट्रीट करें, या फिर हम इसको इंटेंजिबल एसेट की तरह ट्रीट करें? Which one is the right thing to do in this case? Louder, I cannot hear you. As a lease, let's see what opinion was given. Okay, so until this PPT is again being shown, whoever said lease, buy lease. Minor intangible बात तो सही है ना, right ही तो है आपके पास. You don't have the land with you. You only have the right to buy lease. Yes, Lakshan. We have the ownership. We don't have the title to that land. Title is with IRCTC or railways, but we are having the ownership of that. Separately selling. By having ownership and right to use of that asset, we can classify it as lease. Okay, fair enough. Let's see. Right, so the points considered by the committee. The issue at hand was that the committee focused solely on the classification of advance payment for paying charges related to delaying your city gas distribution network, excluding other potential issues. Basically, EAC ने opinion लेने से पहले क्या किया था? Will be only whatever opinion will get, it will only be given on the day lead charges. ये जो गैस पाइपलाइन है, इसके लिए बाकी जो भी अदर चीजें हैं, जो भी अदर एक्सपेंसेस हैं, that is for accounting of such payments, asset determination, legal interpretation, हम इसका we are not answerable for that. We are not answerable for that. We are only giving you an opinion for daily charges. Secondly, examination of relevant standards. The committee first assess whether the contract qualifies as a lease under India 116. सबसे पहले कंपनी ने क्या किया? It made certain it considered certain points. It read the entire contract to understand कि यहाँ पे Index 116 के जो भी there are terms book यहाँ पे like they are being maintained or not, right? उसके बाद the company considered the EAC considered Index 38 also. The company read to Index 116 as well as 38. उसके terms and conditions studied. It matched it with the contract and then it came to certain conclusions. Now this book. Now next is the scope of Index 116. अब यहाँ पे EAC ने ये decide किया ये it like kept into consideration कि exclusion from Index 116 में आता है कि नहीं. तो basically हमने पहले exclusion वाला जो भी clause था वो देखा कि अगर ये exclusion में आ रहा होगा तो हम तो Index 116 को क्यों ही consider करेंगे, we'll just let it go. So as per Index 116, yeah, right. So as per Index 116, leases for mineral exploration, biological assets and certain licensing agreements, these are excluded. अगर ये तीन चार चीजें हैं तो it will not be classified under Index 116 but the EAC came to the point that नहीं ये चीजें नहीं है, so it's not excluded, it can still be classified अगर बाकी conditions meet हो रही हैं तो. Next is it analyzed the entire contract. The contract with the railways grant the company rights to use a specific underground space for laying pipeline, making the space a physically distinct identified asset. The contract does not fall under the scope of exclusion from Index 116 as the underground space is a tangible asset. Tangible asset है, उन्होंने यहाँ पे ये चीज clear कर दी that it is a tangible asset, तो ये Index 116 के according as a lease classify हो सकती है. Next point clause जो भी contract था उसमें एक और clause था that was substitution right. इस clause में क्या था? Although the contract includes a clause allowing the railways to alter or shift the railway facility if new works are required. The committee notes that the substitution rights are not substantive, right? They are not that important. The substitution right में क्या था कि अगर कभी भी रेलवेज चाहे तो अपना राइट वैल्यू जो राइट उन्होंने दिया है उसको वापस से ले सकती है अपने पास में. These rights but contingent on a specific event only. कि if the railway wants to start a project, सिर्फ तभी वो rights लेगी, otherwise नहीं लेगी. And in the near future, the EAC thought कि नहीं रेलवे को कोई काम भी चालू नहीं करना है फ्यूचर में, so that
substitution right shall not be exercised in your future. The next point was right to control use of identified asset. The company is granted exclusive rights to use the underground space to lay, inspect, repair, and maintain the pipelines. The company has all the economic benefit उनको वो जो भी underground pipelines आ रहा है, that is solely of the company only. The railways is not taking any such part in those economic benefits. It is only getting that particular amount जो कि उनकी पहले decide हुई थी. Therefore, the company has the right to control the use of the asset, which meets the criteria of India 116. Company के पास में right है उस asset को use करने का because economic benefits उसके पास है. Next is the right to direct use. The company also has the right to direct how the underground space is used. इस पॉइंट का सिंपल मतलब ये है that the railway cannot tell the company कि आपको ये कैसे यूज करना है कैसे नहीं. This whole thing is solely dependent on the company only. Whatever the company decided, I want to use the asset in this way, in this particular manner, it can use it. It is not liable to listen to any railways or anything. भी payment कर दिया है उन्होंने already. And the next is protective rights. The committee acknowledges clauses in the agreement that give the railway certain protective rights. Basically, if the railway wants, वो access कर सकती है on underground pipelines को, वो इनको inspect कर सकती है to check that everything is as per the contract only. However, these rights are only protective in nature. वो सिर्फ अपने protection के लिए कर रही है. It's not taking the control of the entire asset of the entire pipeline. That control still remains with the company only. Right. So all these points they were considered by the EAC. ठीक है. Again, I'm asking, अब आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? In Ind 116, Ind 38 or prepaid expenses. Be louder. सुना है आप लोगों ने? I'm sorry. Be louder. 116. 116 as per leases. Everyone agrees? That's what the EAC said. In view of the above, the committee is of the following opinion. The arrangement in the extent case contains these as discussed above. Thus, the prepayments made towards railway charges should be accounted as right to use asset. Right to use मतलब lease asset as per the requirement of Ind AS 116. As the arrangement contains lease. अगर lease है तो intangible का तो कोई सवाल ही नहीं है. There is no question of intangible assets. So Ind AS 38 of भूल ही जाओ, that it comes nowhere in the picture. So that's what the opinion of the EAC was. Can we complete the second query? Now on to the next query. Query number 3. Recognition of miscellaneous scrap items generated in the plant and scrap assets awaiting disposal under Ind AS framework. Before beginning, let me explain you there are two types of scraps. First is process scraps and second is miscellaneous scraps. Who knows the difference between these two? Process scrap क्या होता है? Miscellaneous scrap क्या होता है? Anyone? Right, you were saying something, Neat? Yeah. बताओ. Come on, it's very simple. Process scrap and miscellaneous scrap. This is a bit right. Process scrap is basically whatever you are processing, आप जो भी अपना process कर रहे हो to convert the product from raw materials to finished goods, उस बीच में उससे जो scrap निकल रहा है, that is your process scrap. Miscellaneous scrap is any other scrap जो कि आपकी directly उससे related नहीं है, आपकी production से related नहीं है. For example, आपने कोई पुराना plant बेचा, that is your miscellaneous scrap. आपने कोई भी lubricants वगैरह बेचे, that is your process scrap. That is your miscellaneous scrap. So basically, if your scrap isn't related to your directly related to your production, then it's miscellaneous scrap. And here in this query, we'll only talk about miscellaneous scrap. This is what I explained to you guys. Now let's understand what the case was. Company overview, again, public sector enterprise थी, and it was also under the Ministry of Mines, mining company थी. So the production capacity is not that important for our understanding. Let's understand the revenue stream. Mainly sale of calcined aluminium and aluminium, that is domestic and international markets both. And other products क्या थे? Hydrate, billets, wire rods, etc. These were kind of its process scrap का part थे कि ठीक है, आपकी production से ये उनका intention नहीं था बनाने का, but जो भी extra material निकल रहा है, that are these three. Scrap categories, process scrap,
It is reused in production, valued at cost, and shown as intermediate inventory. Intermediate inventory मतलब work in progress. So process scrap को ये लोग कैसे दिखाते थे? प्रोडक्शन में क्या होता है? प्रोडक्शन में उसको यूज करते हैं, कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, एंड उसको ये WIP की तरह शो करते हैं. Miscellaneous scrap generated from discarded assets, for example, spares, oils, packaging materials, and इनको ये e-auction के थ्रू बेचते हैं. E-auction बेसिकली गवर्नमेंट का एक वे है that you can sell certain items online. This is there's a site eauction.gov.in. You can check it out. It is valued at NRV and recorded under other income. Is it right? Should miscellaneous scrap should it be recorded as other income? Yes. Okay. Let's see. Auditor ने क्या observation निकाली? Auditor said कि miscellaneous scrap it should be valued at nil अगर cost nil है तो and recognized upon sale as per Ind AS 2. उन्होंने बोला that treat it as inventory. Whenever you are selling it, आप तभी उसको recognize करो. Otherwise, अगर उसकी value currently nil है, if the current realizable value is nil, then record it as nil only. Second presentation, they are saying that this scrap does not qualify as inventory under Ind AS 2. If included, अगर आप उसको inventory में include कर रहे हो, तो उससे जो भी आप sale कर रहे हो, उसको other income में मत डालो. Classify it as revenue from operations. Now, what did the company say in the reply? Scrap valuation at NRV aligns with accrual accounting and reflects economic substances and is classified as others as per inventory under inventory per schedule 3 of the Companies Act 2013. Basically, company ने क्या बोला कि हम इसको inventory में other category में classify कर रहे हैं and like that we should be classifying it as recording it as NRV only. Now, sources company ने बताया कि हमारी आती कहाँ से miscellaneous scrap. It includes scrap PPE, used spares, oils, and empty containers and towers. Previously expense or recorded at WTV, मतलब basically scrap करने से पहले वो उसको as an expense out कर देते थे या फिर उसको WTV पे अपनी books में record करते. That is the treatment that the company used to do earlier. ये जो भी income थी miscellaneous scrap को बेचने से होती, तो you can see it's a very substantive amount. तो इसको कैसे record करना है became a important thing for the auditor as well. So that's where the query arises. In view of the above the queries that sought the opinion of the EAC, of the ICI in the following issues. Whether the practice followed by the company to recognize miscellaneous scrap as inventory is correct. Whether the practice followed by the company with regard to valuation of scrap at its fair value, that is NRV, it is correct or not. And whether the practice of the company to recognize the income out of sale or change in stock as other income is correct. Basically, तीन questions से. What do you think the answers will be? I want to know from you guys. First, second, third, each question के क्या क्या answer EAC में देंगे. Again, miscellaneous scrap को inventory में classify किया, is it right? Yeah. Scrap को इन्होंने at fair value किया, is it right? And the company has recognized the income sale जो भी हो रही है, उसको other income में classify किया, is it right? Right? Okay, let's see the opinions of the committee. Now, what did the committee actually took into its mind? First point. Focus on recognition and valuation of miscellaneous scrap as inventory and it's classified as other income. Since miscellaneous scrap के बारे में लिखा, did not consider process scrap anywhere in its opinion. Did not examine other accounting aspects such as sale of main products, accounting for commerce related process scrap. Second is source of miscellaneous scrap. It took into account that miscellaneous scrap कहाँ से where it's coming from. So all these things, PPE, used spares, transformer oils, empty containers, bags, used tires, these were all the sources जहाँ से वो scrap आ रहा था. Third is what is the definition of inventory? Very important. As per Ind AS 2, miscellaneous scrap does not meet the definition of inventory. क्यों? क्योंकि neither it's a finished product, nor it's a work in progress, and it's also not a raw material. Right? So how can you classify it as inventory? That was the point raised by EAC. Accounting for scrap PPE and major spares. As per Ind AS 6, उन्होंने इसकी accounting कैसे करी थी? Scrap PPE and spares are treated as PPE should remain in the books at the residual value unless impairment. If you guys have read impairment, so basically they are saying कि if any PPE is scrap, ठीक है, और there is any spare part or any substantive जो आपकी books में है, so unless and until उसका impairment नहीं होगा, आपको उसको books में उसकी residual value पे ही रखना है. You cannot depreciate or you cannot just remove it from the balance sheet like that only. Derecognition
valuation occurs at the point of disposal with gains or losses recorded in profit and loss. आप उसको अपने बैलेंस शीट से आप उसको अपनी बुक से डिटेक्टाइज कब करोगे? Only when you have sold it, right? And then you record the gains or losses in the P&L statement. Economic benefits expected from disposal. Classify these items as potential non-current assets held for sale under Ind AS 105. Now, if in case आपको लग रहा है कि you're keeping these scrap और आपको बाद में जाके उनसे कोई भी economic benefit मिल सकता है, then you should classify it under Ind AS 105, that is non-current assets held for sale. Fifth is valuation of scrap, PPE and major spares. The EAC said that retain it at residual value unless recoverable amount. Recoverable amount is basically it's covered in Ind AS impairment 36. That fair value less cost of disposal. If it is less than the carrying amount, then recognize the sale proceeds as other income. Right? Accounting for other miscellaneous scrap, for example, general spares, oil tires. These are already charged as expense in the books. Carefully, आप इसको consume करो as and when you're using it. They are charging it as an expense. No revaluation or recognition as inventory, even in physical price. Basically, do not revalue it, do not recognize it as an inventory. And the sale proceeds, they should be recorded as other operating revenue. Now, presentation of scrap income. These are basically just the concepts. मैं आपको अपनी opinion नहीं बता रही हूँ कि उन्होंने EAC ने बोल ही दिया. I'm just saying that what all points it's considering, what all things it's keeping in mind, क्या क्या वो पढ़ रहे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ. Presentation of scrap income. Income from the sale of PP scrap should be recorded as other income, and income from manufacturing scrap should be classified as other operating revenue as per guidance. आप other operating revenue में सिर्फ वही classify कर सकते हो, वही scrap की sale classify कर सकते हो, that is used in manufacturing. अगर उसके अलावा there is some other scrap तो आप उसको other income में classify करोगे, not in other operating income. Now the conclusion opinion. Income inventory recognition. The first and the most important opinion that comes out of this query is that miscellaneous scrap, as I said earlier, it should not be classified as an inventory. It should not be treated as per Ind AS. Carrying scrap PPE. अगर कोई PPE है जो scrap है and there are some spares, so it should remain at its carrying value. दूसरा आप उसको record करके रखोगे, just keep it in your books until and unless it is impaired as per Ind AS 36. और you classify it as per Ind AS 1 अगर आपको लग रहा है कि आप उसको रख लो ताकि बाद में बेच के you can earn some certain amount. So in that case you can classify it as held for sale as well under Ind AS 105. Valuation. Used spares, transformer oil and similar items should not be revalued. Basically अगर ये सारी चीजें हैं तो आप उनका revaluation नहीं करोगे. Income recognition. The most important opinion and the final opinion. अगर आपको कोई scrap PPE से gain हो रहा है तब आप उसको अदर इनकम में कर रहे हो. लाइक अगर कोई पीपी बेच के कोई पीपी व्हिच इज इन स्क्रैप अगर उसको बेच के गेटिंग सर्टेन इनकम दैट विल बी क्लासिफाइड एज अदर इनकम. और अगर कोई और स्क्रैप बेच के आपको कोई इनकम मिल रही है दैट विल बी क्लासिफाइड एज अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू. राइट, सो दैट वाज द ओपिनियन ऑफ द EAC. नाउ द नेक्स्ट क्वेरी. Classification of real corridor asset in the books of account of the company as tangible or intangible assets and its depreciation or amortization. सबसे पहले रेल कॉरिडोर एसेट क्या होता है? A rail corridor asset encompasses the key components and resources within a railway corridor, including tracks, stations, signaling system, land, bridges, tunnels, and other supporting infrastructure. You all went train में सब बैठे हैं, right? So there you have seen there are particular corridor being maintained. उसको अपन corridor बोलते हैं. There are tracks. वहाँ पे tunnels होते हैं. Basically the entire route of the railway is known as the rail corridor asset. Now facts of the case. Now let's understand what the facts of the case are. First of all, a memorandum of understanding it was signed between the government of Chhattisgarh and two other companies, SE Limited and I Limited. यहाँ पे SPV बनाया गया. SPV is a special purpose vehicle. रेल छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क डेवलप करने के लिए the government of Chhattisgarh along with SE Limited and I Limited created an SPV. Right. This SPV is a subsidiary of SE Limited, which is again wholly owned by C Limited, and ये यहाँ पे PPP हो रहा है. That is the public-private partnership model. You all know what a PPP model is, so I should not be explaining it to you. Right, so a PPP created to develop rail corridor.
On June 12, 2025, a concession agreement was made. In this, the Minister of Railways through SNCR, it was the grantor. ठीक है, ये एक बात छोड़ो रेलवेज के बारे में, पहले अपन रोड को समझते हैं, राइट? What happens? The government is planning to make a road, to build a road. वो खुद नहीं बनाएगी. First of all, it will create a contract. It will make a contract. It will make a contract. Sorry, right. First of all, the government will make a contract with some private concern, with some private entity, and then that private entity, it will build it, it will operate it, it will maintain it, and after a certain period of time, it will transfer the ownership to the government again. And in this tenure, for example, 20 साल का contract हुआ, तो उस केस में the government को रोड के बदले क्या मिलेगा? Toll charges. That will be the government's income. So वो toll charges में कोई भी certain amount वो जो भी उसको जो भी प्राइवेट एंटिटी होगी उसको वो टोल चार्जेस सर्टेन अमाउंट दे देगी, एंड हियर द गवर्नमेंट विल बी द ग्रांटर. सो इन दिस केस यहाँ पे कनेक्टेड विद द रेलवेज, ग्रांटर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की टर्म्स क्या है? 30 ईयर का कंसेशन पीरियड है जिसको आप 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हो. देयर इज अ रेवेन्यू शेयरिंग. रेवेन्यू शेयरिंग क्या हो रहा है? जो भी फ्रेट आ रहा है, फ्रेट जैसे कि कोई भी ट्रेन जा रही है विद फ्रेट, उसका 50% वो किसको देंगे? कंपनी को. इससे हमें एक चीज समझ आ रही है कि जो भी 50% मिल रहा है फ्रेट पे मिल रहा है, तो इज इट अ गारंटीड अमाउंट? क्या ये गारंटीड अमाउंट है? यस और नो? नो, राइट? इट इज नॉट अ गारंटीड अमाउंट. कीप इट इन माइंड. नेक्स्ट इज लैंड एक्विजिशन. कंपनी लैंड एक्वायर करेगी, ऑपरेशन रेलवे करेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट कंपनी बेयर करेगी. ठीक है ना? फर्स्ट अंडरस्टैंड एसटीए क्या होता है, राइट? एसटीए इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है बेसिकली गुड मॉडल पे, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेरी. नेक्स्ट इज द कमर्शियल ऑपरेशन. लेट्स लीव इट. ऑडिटर की ऑब्जर्वेशन क्या थी? द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, राइट? सो व्हाट हैपेंड वाज दैट द कंपनी, उन्होंने क्या किया था? ये जो भी रेल कॉरिडोर था उसको अपनी बुक्स में एज अ टेंजिबल एसेट क्लासिफाई किया था, एंड आफ्टर क्लासिफाइंग इट एज अ टेंजिबल एसेट वो उसको डेप्रिशिएट कर रही थी बेस्ड ऑन द ट्रैफिक टारगेट्स. जितना भी ट्रैफिक हो रहा है, जितना भी फ्रेट जा रहा है, उसके बेस पे वो उसको डेप्रिशिएट कर रही थी. डू यू थिंक इट्स राइट टू क्लासिफाई दिस रेल कॉरिडोर एज टेंजिबल एसेट by the company? Yes or no? Just a simple yes or no. It is right. Okay, let's see further. Audit observation. The controller and auditor general and statutory auditors released issue on classification of the rail corridor as a tangible asset, and they said कि अगर आप tangible classify कर भी रहे हो तो भी why you are depreciating based on the traffic, rather use the useful life of the components. Statutory recommendation. It was suggested that classify this asset as an intangible, that is the right to use under Index 115, right? And amortization should be based on target trafficking and adherence to it. Basically ऐसे था कि आप इसको Index 38, that is intangible की तरह classify करो instead of classifying it as your tangible asset. Accounting implication. The classification and method of depreciation require revision to align with Indian accounting standards and the issue involved whether asset should be treated as property, plant and equipment or intangible asset. First question जो arise हुआ था वो ये था कि आपको जो asset है उसको आपको asset को as PP classify करना है या फिर intangible asset की तरह classify करना है. और यहाँ पे एक और एक चीज आई थी कि आप इसको लीज asset भी classify कर सकते हो. That's one more question जो यहाँ पे नहीं लिखा, but that should come into your mind कि अगर हम इन दो की तरह कर सकते हैं तो why not lease asset? That's the entire query कि ये जो भी रेल कॉरिडोर एसेट है हम उसको एज पर इंडिया 16 पीपी क्लासिफाई करें, एज पर इंडिया 38 दैट इज इंटेंजिबल एसेट क्लासिफाई करें, और एज पर इंडिया 116 लीज क्लासिफाई करें. लेट्स सी ऑल द पॉइंट्स दैट वर केप्ट इन माइंड. तो ऑफ द क्वेरी अकाउंटिंग, यहाँ पे सिर्फ जो भी कॉस्ट इनकम हो रहा है रेल कॉरिडोर का उसकी अकाउंटिंग की बात हो रही है. सेकंड इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ अपेंडिक्स डी, दैट इज सर्विस कंसेशन एग्रीमेंट. सर्विस कंसेशन एग्रीमेंट अभी समझाया था. A government comes into contract with a private entity, PPP model पे वो लोग कुछ डेवलप करते हैं, and then the government gives certain amount to the private entity. Appropriateness of depreciation and amortization methods and other aspects such as the land acquisition costs, revenue sharing agreements, and the accounting in parent companies, they were excluded. Applicability of Appendix D to Index 115. The arrangement involves building, operating, and maintaining public service infrastructure, qualifying it as service concession agreement under Appendix D. तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सर्विस कंसेशन एग्रीमेंट तो हो ही रहा है. The Ministry of Railways it controls services provided
and it retains significant residual interest in the rail system, meeting a picnic street criteria. ज्यादा से ज्यादा जो भी कंट्रोल है वो किसके पास है? रेलवेज के पास है. Classification: the company's entitlement to 50% of freight revenue links cash flow to system units. Basically, कंपनी का कैश फ्लो क्या है? दैट 50% जो भी उसको फ्रेट से मिल रहा है. सो इट्स एंटायर रेवेन्यू इज डिपेंडेंट ऑन दैट 50% ओनली, जो कि अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट गारंटीड अमाउंट. सेकंड, as the grantor does not guarantee payment, the arrangement results in an intangible asset rather than a financial asset. Method of amortization: intangible asset में as per Ind AS 38 उसको amortize कर सकते हैं, or there can be revenue based amortization. The revenue based amortization is inappropriate unless revenue is a predominant limiting factor, which is not a case, right? Useful life should align with the concession period adjusted annually based on contractual. वो कह रही है आप इसको amortize करो, but based on the useful life of the contract, then not on whatever you are using the traffic method जो भी आप use कर रहे थे. Rectification of current practice. अच्छा, अब इससे पहले final question to you all. कैसे हमें rail corridor classify करने हैं? As a PP, as leased asset, or as intangible asset, or there is one more point, as financial asset. How do you classify it? 4 options are given in it. PP, Ind AS 16, financial asset, Ind AS 109, intangible asset, Ind AS 38, and leases, Ind AS 116. How do you classify this rail corridor asset? Anyone, just any answer. Lease? Anyone else? Right, so सबसे पहले मैं just eliminate the Ind AS जो है नहीं लगेंगे. First one I said Ind AS 16. Ind AS 16 तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं लगेगा. Why? Because the ownership is not with the company. The entire ownership it is with the government only. So just forget कि Ind AS 16 यहाँ पे लगेगा. Second is, as you guys said, Ind AS 116. Ind AS 116 will again not be applicable here. Why? Because the company has no right. कौन सी ट्रेन आएगी, कौन सी ट्रेन जाएगी, उस पे आप कंपनी के नॉट make any assumption. कंपनी के पास असेट का प्रॉपर राइट है ही नहीं. It is only building it and getting the payment of it. तो यहाँ पे लीज असेट Ind AS 116 नहीं लगेगा. Third is Ind AS 109. फाइनेंशियल एसेट भी क्लासिफाई कर सकते हैं, बट व्हाई वी नॉट क्लासिफाइंग इट एज फाइनेंशियल एसेट हियर? क्योंकि यहाँ पे द पेमेंट इज नॉट गारंटीड. अगर यहाँ पे पेमेंट की आपको सर्टेनिटी होती, गारंटी होती, उस केस में आप 109 में लगा देते, 109 लगा देते, बट यहाँ पे वो भी नहीं रहेगा. तो कौन सा ऑप्शन बचा? Ind AS 38, that is the intangible asset. Right. So the final opinion given by EAC was कि आप इसको क्लासिफाई करो as per Ind AS 38 as the intangible asset, और जो भी आपने पहले उसी तरह Ind AS 38 के अकॉर्डिंग आप इसको अमोर्टाइज नहीं करो, और जो भी आपने पहले ट्रैफिक मेथड से जो भी डेप्रिसिएशन लगाया था, you just treat it as a prior period expense and prior period error and then corrected. So that's all from my side. Over to you, Rishabh. सामने हो गए लास्ट में. मैं क्वेश्चन पूछूं. इसने 2 क्वेरी ली थी. पहले क्वेरी था जिसके अंदर रेलवे लैंड थी, वहां पर गैस पाइपलाइन का नेटवर्क बिछा रहे थे. वहां पर जो कमेटी ने ओपिनियन दिया कि जो भी एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी कर रही है किस चीज का, गैस पाइपलाइन नेटवर्क को बिछाने का, उसको ओपिनियन ये था कि आप उसको एज ए लीज, राइट टू यूज कंसीडर करना है. लीज नहीं, राइट टू यूज कंसीडर करना है स्पेसिफिकली. ठीक है. इस वाले केस के अंदर जो उन्होंने पूरा रेलवे कॉरिडोर बनाया और जो ट्रैक्स बिछाए थे, वहां पर सिग्नल लगाए थे, एंड जो भी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो एक ट्रेन को मूव करने के लिए नेसेसरी है, पूरा का पूरा एक रेलवे कॉरिडोर बना है. बट इस केस में उन्होंने उसको राइट टू यूज नहीं बोला, इस केस में इंटेंजिबल एसेट बोला. क्या डिफरेंस? एक कंपनी जब खर्चा कर रही है रेलवे की लैंड पर गैस पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिछाने का, तो वो राइट टू यूज हो गया. दूसरी कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है रेलवे की लैंड पे पूरा रेलवे कॉरिडोर बनाने का, तो वो उस कंपनी के लिए इंटेंजिबल एसेट हो गया. विच इज राइट? बट क्या डिफरेंस है? व्हाट इज मेकिंग द डिफरेंस? पाइपलाइन वाले केस के अंदर भी
उनके पास आई थिंक 10 ईयर्स का लीज आ रहा था ना तनीषा, 10 ईयर्स का लीज आ रहा था। हाँ तो वहां पर 10 ईयर्स था, यहाँ पर 25 + 5 30 ईयर्स था, राइट? 30 ईयर्स था, वहां पर 10 ईयर्स था। तो क्या 10 ईयर एंड 30 ईयर वाज मेकिंग द डिफरेंस? The ownership making a difference in first case actually ओनरशिप ऑफ व्हाट? लैंड? नहीं, जैसे अपन ने पाइपलाइन बिछाई तो उसका यूज किस पर्पस के लिए होगा, उसकी पूरी राइट अपने पास है, लेकिन अपन जो रेलवे कॉरिडोर बना रहे हैं उसमें क्या ट्रेन आएगी या क्या रेवेन्यू जनरेट होगा उसका कोई भी अपने पास नहीं है, राइट? एब्सोल्युटली टू द पॉइंट। ओनरशिप ऑफ कंट्रोल, जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिछाने वाली कंपनी थी उसके पास कंप्लीट कंट्रोल था, राइट? वो किसी और पे इंटरवीन नहीं करने देती उसके अंदर। इवन तो प्रोटेक्टिव राइट थे वहां पर इंस्पेक्शन के रेलवे मिनिस्ट्री के पास में, बट दैट वाज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पर रेलवे कॉरिडोर बिछाने के टाइम पर जो ओनरशिप ऑफ कंट्रोल है, सी ऑनरशिप ऑफ लैंड तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के पास में, मैं ओनरशिप ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा हूँ। ओनरशिप ऑफ कंट्रोल वाज विद द कंपनी इन केस जहां पर गैस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बिछाया जा रहा था, बट इन केस ऑफ दिस रेलवे कॉरिडोर ओनरशिप ऑफ कंट्रोल उस कंपनी के पास नहीं था। फाइन, बट कोई मुझे रेलवे कॉरिडोर वाले केस में ये बता पाएगा कि व्हाई दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट? देन इंटेंजिबल एसेट का समझ में आ गया, इसको फाइनेंशियल एसेट क्यों नहीं ट्रीट कर सकते थे? बिकॉज जो भी एक्सपेंडिचर उसने किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसका तो रिइंबर्समेंट उसको मिल रहा था 50% ऑफ द फ्रेट के हिसाब से ओवर द टाइम। फाइनेंशियल एसेट होते हैं ना नॉन करंट एसेट के अंदर, तो फाइनेंशियल एसेट क्यों नहीं हो सकता था? या ऐसा क्या टर्म्स एंड कंडीशन होता कि इसको फाइनेंशियल एसेट मान सकते थे? करेक्ट, एब्सोल्युटली। बिकॉज यहाँ पर जो कंसिडरेशन उस कंपनी के पास आने वाला था आफ्टर डूइंग दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो आने वाला था कि उस कॉरिडोर में जितने भी फ्रेट इनकम होती है उसका 50%। टर्म्स वाज डिफाइंड, टर्म वाज गारंटीड, बट जो वैल्यू आने वाली दैट वाज नॉट गारंटीड। फ्यूचर में कितना क्या फ्रेट आने वाला दैट इज नॉट गारंटीड। कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे भी होते हैं जहां पर गवर्नमेंट ये गारंटी देती है कि अगर आपको इतना कमाई नहीं होता है तो जो भी आपका लॉस है वी विल मेक इट अप। अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता जहां पर डेफिसिट गवर्नमेंट गारंटी कर देती तो फिर ये कुछ नहीं ट्रीट होता, फिर फाइनेंशियल एसेट ट्रीट होता। अंडरस्टूड? So, hello everyone. Myself Rishabh Jain, and I will be covering query number 4. So, the query number 4 is timing of capitalization and depreciation of lignite handling system. कि मतलब जो lignite handling system है उसको कब कैपिटलाइज करना चाहिए और फिर डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करना चाहिए। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि व्हाट इज lignite handling system. Lignite means raw form of coal. तो कोल को जब माइनिंग से लेके थर्मल पावर प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिस्टम का यूज किया जाता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज काइंड ऑफ अ पाइप व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द कोल। So the query here is, was a government of Rajasthan initiated a project involving a joint venture between R Limited, which is a government of Rajasthan undertaking, and a J Limited to establish a lignite based mining cum thermal power plant. तो उन्होंने एक जॉइंट वेंचर एस्टेब्लिश किया गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने और एक दूसरी कंपनी ने जिसका नाम था जे लिमिटेड। द प्रोजेक्ट इंक्लूडेड माइनिंग लिग्नाइट फ्रॉम कपूरथा एंड जलपा माइंस। और कपूरथा माइंस के में ऑलरेडी ये प्लांट इंप्लीमेंटेड था और तो उनको जलपा माइंस के अंदर प्लांट इंप्लीमेंट करना था व्हिच वाज 2.5 किलोमीटर लॉन्ग। द टेंडर वाज इशूड ऑन दिसंबर 2017। कॉन्ट्रैक्ट एप लिमिटेड को अवार्ड हुआ नवंबर 2018 में। लिग्नाइट हैंगिंग सिस्टम बनकर रेडी हुआ और फर्स्ट स्ट्रीम के लिए मतलब वन स्ट्रीम के लिए सितंबर में स्टार्ट हो गया और बोथ स्ट्रीम्स के लिए दिसंबर में स्टार्ट हो गया। प्रोजेक्ट की कमीशनिंग हुई 1 जनवरी 2021। कमीशनिंग मतलब प्रोजेक्ट ऑल रेस्पेक्ट में कंप्लीट जनवरी 2021 में हुआ, मतलब उसमें सर्टिफिकेट मिला कमीशनिंग का। और उसके बाद परफॉर्मेंस गारंटी का टेस्ट हुआ फरवरी के अंदर
और प्लान टेक ओवर हुआ मार्च में, मतलब फर्स्ट स्ट्रीम तो सितंबर में स्टार्ट हो गया था, सेकंड स्ट्रीम दिसंबर में, और प्लान टेक ओवर उन्होंने फाइनली मार्च में किया और कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में को कैपिटलाइज मार्च में किया। तो क्वेरी हियर इज was the company capitalized the lignite hanging system on March 2021 एंड सीएनए ने इस पर क्वेरी रेज करी कि जो डेप्रिसिएशन है वो जनवरी 2021 से चार्ज होना चाहिए, मतलब जो डेट ऑफ कमीशनिंग है उससे चार्ज होना चाहिए। कमिटी ने क्या कंसीडर किया, कमिटी ने इंडेक्स 16 कंसीडर किया विद एम्फसाइजिंग दैट कैपिटलाइजेशन इज बेस्ड ऑन कंट्रोल ओवर द एसेट, मतलब कि कंट्रोल का प्लान से हो रहा है उस एसेट का, उस पर कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। कमिटी हाईलाइटेड that an asset should be capitalized when it is location and condition necessary for it to be capable of operating as intended by management, मतलब मैनेजमेंट उसको जिस तरह से यूज करना चाहता था वो प्लान जब उस पोजीशन में आ गया तब वो कैपिटलाइज होना चाहिए। आपके हिसाब से कब कैपिटलाइज होना चाहिए, जनवरी में या फिर मार्च में? एनीवन? जनवरी में कैपिटलाइज होना चाहिए। Let's see what committee says. तो कमिटी ने इस पर दोनों ओपिनियन दिए। कमिटी से that capitalization is a matter of technological judgment, कि फर्स्ट जो कंपनी ने कंसीडर किया पॉइंट वाज पर्पस ऑफ टेस्टिंग, कि जो फरवरी के अंदर जो टेस्टिंग हुई थी उसका पर्पस क्या था, कि अगर उसका पर्पस था टू एंश्योर द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली मीटिंग इट्स इंटेंडेड टेक्निकल एंड फिजिकल परफॉर्मेंस, तो उस केस में इंपैक्ट क्या होगा उस टेस्टिंग का, कि बिना उस टेस्टिंग के हम ये नहीं बोल सकते कि वो एसेट रेडी टू यूज है। तो उस केस के अंदर उसको एसेट को जब कैपिटलाइज करना चाहिए जब वो टेस्टिंग हो जाए। So until the completion of such testing, the committee reasoned that the asset cannot be considered capable of operating as per Index 60. तो जब तक वो टेस्टिंग कंक्लूड नहीं हो जाती तब तक ये नहीं कह सकते कि वो एसेट रेडी टू यूज है, तो हम कैपिटलाइज भी नहीं कर सकते उसको। तो committee says that determining capitalization is a multifaceted analysis. Committee says the committee is of the view normally the purpose of testing is to ensure the asset is functioning properly. Normally testing का purpose यही होता है कि वो asset properly function कर रही है या नहीं कर रही। But therefore the completion of such asset, the plant cannot be considered to be location. So, but second point company ने ये consider किया कि अगर test specific capacity level को मीट आउट करने के लिए अगर कंडक्ट किया जा रहा है तो उस केस में जब वो एसेट कमीशनिंग का सर्टिफिकेट मिल गया था तभी उस केस में कैपिटलाइज कर देना चाहिए, क्योंकि वो एसेट उस टाइम रेडी टू यूज थी। वो जो टेस्ट कंडक्ट किया गया था वो तो केवल एक स्पेसिफिक कैपेसिटी लेवल को मीट आउट करने के लिए किया गया था। और सेकंड थिंग कमिटी आल्सो कंसीडर दैट अगर वन स्ट्रीम कंप्लीट हो गई है तो आपको वन स्ट्रीम को कैपिटलाइज करना चाहिए, और अगर वन स्ट्रीम दोनों स्ट्रीम अगर कंप्लीट हो गई है तो दोनों स्ट्रीम को कैपिटलाइज करना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंटली अगर आप एक स्ट्रीम को कंप्लीट कर सकते हो तो उस केस में एक स्ट्रीम को कंप्लीट करके उसको कैपिटलाइज कर दो, एंड देन जब सेकंड स्ट्रीम कंप्लीट हो जाए तब उसको भी कैपिटलाइज कर दो। सो इट इज फॉर द कंपनी टू आइडेंटिफाई टेक्नोलॉजिकली दैट at what level or stage company is that can be considered to be location and used for management. So finally it is a matter of technological judgment, and the company concluded that date or the point of time is a matter of technological judgment. Understood? Next query जो रेज हुई वो ये हुई कि नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो SPV was incorporated to execute a east-west metro corridor project. Just like जयपुर में JMRC जयपुर मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई एसपीवी क्रिएट करी कि उनको एक्स लोकेशन से वाई लोकेशन तक के लिए एक मेट्रो लाइन बिछानी है, तो उन्होंने एक एसपीवी को इनकॉर्पोरेट करी जिसके अंदर सारी फंडिंग तो मेट्रो ही करेगी, मेट्रो रेलवे करेगी और सारे खर्चे जो है वो एसपीवी करेगी। तो एसपीवी डज नॉट जनरेट रेवेन्यू, एसपीवी का खुद का कोई रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स नहीं है। फर्स्टली स्टार्टिंग में तो एसपीवी ने स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट बनाया बट उसके अंदर क्या दिखा उसको कि उसने वो सारे एक्सपेंसेस में रिकॉग्नाइज कर रहा है और जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉस्ट है उसको तो वो कैपिटलाइज कर रहा है,
बट इसकी वजह से वो एसपीवी लॉस इंटरिंग दिख रही थी, क्योंकि उसके सारे एक्सपेंडिचर्स थे, उसमें रेवेन्यू तो कुछ था ही नहीं। बट लेटर ऑन उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट बनाएंगे ही नहीं। इस पर सीएनएजी ने एक ऑब्जेक्शन रेज करी कि आपको स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट तो बनानी ही चाहिए, भले आपके एक्सपेंसेस हो या नहीं हो, क्योंकि हम कॉर्पोरेशन ने बोला कि हमारे सारे एक्सपेंसेस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो हम सारे एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि हम और कोई काम तो करते ही हैं। बट इस पर सीएनएजी ने बोला क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जैसे लीगल ऑडिट, डायरेक्टर्स फीस होती है, इनको तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट में इनको डालना ही चाहिए। आपको क्या लगता है, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। यहाँ पर कमिटी ने क्या प्रिंसिपल कंसीडर किया, नॉट ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन आर एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन किस पे डिपेंड करता है, ऑन द नेचर ऑफ असेट, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स 60। कमिटी ने इंडेक्स 1 का रेफरेंस किया कि इंडेक्स 1 कंपल्सरी बोलता है कि आपको अपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, व्हिच इंक्लूड्स स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी को एग्जेम्पशन नहीं दी है, और कंपनीज एक्ट में भी मैंडेट्स करता है कि ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग दोस नॉट फॉर प्रॉफिट मस्ट प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। किसी को भी एग्जेम्पशन नहीं दी है स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बनाने के लिए, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पी&एल तो बनाना ही पड़ेगा। कमिटी कंफर्म दैट स्टेटमेंट ऑफ पी&एल Statement of P&L is mandatory for all companies, including non-revenue generating entities, as per Ind AS 1 and Companies Act 2013. So the next way, moving forward, the next way, presentation of cash and cash equivalent kept on the behalf of the client under Ind AS framework. मतलब जो भी कंपनी है अपने क्लाइंट के बिहाफ पे अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होल्ड करती है, तो उसको उनको किस तरह से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। कंपनी इस केस में क्या हो रहा है, कंपनी एग्जीक्यूट अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन डिपॉजिट वर्क बेसिस। कंपनी executes a number of projects on deposit work basis on the behalf of client. Under this type of work, company engages contractors on the behalf of the client, and for making payment to contractors, client deposit upfront money with the company, और फिर कंपनी उसको पेमेंट्स कर दे, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट करती है उस फंड से। एंड फंड्स इन दीस अकाउंट्स आर नॉट फ्रीली अवेलेबल फॉर द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। फंड्स आर डिपॉजिटेड आर केप्ट इन करंट या फ्लेक्सी अकाउंट, मतलब एक ऐसे करंट अकाउंट्स के अंदर डिपॉजिट करके रखती है, और जब भी कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट करना होता है तो उस अकाउंट से पेमेंट करती है। एंड एनी इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन सच फंड इज क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द क्लाइंट अकाउंट। मतलब कंपनी को उससे कुछ नहीं मिलता है। These funds are marked as client fund and treated as liability. अब किसी की आवाज है या मोबाइल में किसी को देखना चाहिए। So moving forward, these funds are marked as client fund, मतलब अपनी कंपनी अपनी बुक्स में कैसे रिकॉग्नाइज करती है, क्लाइंट को तो क्रेडिट कर देती है, उसकी लायबिलिटी क्रिएट कर देती है, और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसको करंट एसेट्स में शो करती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओन फंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लाइंट फंड, अदर बैंक बैलेंसेस ओन फंड एंड अदर बैंक बैलेंसेस क्लाइंट फंड। कंपनी इस तरह से अपनी बुक्स में वो जो पैसे उससे फंड्स रिसीव होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करती है। कंपनी अकाउंटिंग कैसे करती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हेल्ड फॉर क्लाइंट्स are not considered part of company's operating cash flow। मतलब कंपनी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है उसके अंदर भी उस कैश को इनफ्लो आउटफ्लो को कंसीडर नहीं करती। दिस एक्सक्लूजन इज एक्सप्लिसिटली नोटेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी, इसके अंदर एक पॉइंट है और तो ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंसिस्ट ऑफ बैलेंसेस विद बैंक्स which are unrestricted for the withdrawal and use। कंपनी ने एक पॉइंट डाला अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर कि कंपनी के पास जो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, मतलब रेस्ट्रिक्शन ही उनके ऊपर विड्रॉल यूजेस के लिए। इस पर ही एसएनएजी ने ऑब्जर्वेशन रेज करी।
यहाँ पर CNAG दो ऑब्जेक्शन रेज करता है. First one is company. The CNAG argues that the client fund should be classified as other bank balances instead of cash and cash equivalent. कंपनी ने 4 क्लासिफिकेशन किए जिसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लाइंट फंड भी रिकॉग्नाइज किया था. सीएनएजी ये बोलती है कि आपको सीसीई में ना दिखा के सारे फंड्स को अदर बैंक बैलेंसेस में दिखाना चाहिए. एंड सेकंड ऑब्जर्वेशन कंपनी ने कमिटी ने ये रेज करी कि अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर ये लिखा है कि वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, बट यहाँ पर तो रेस्ट्रिक्शन है क्योंकि कंपनी उस फंड्स को यूज कर ही नहीं सकती खुद के पर्पस के लिए. कंपनी को पेमेंट्स को करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर्स को. तो व्हाट डू यू थिंक? फर्स्ट ऑन फर्स्ट डिस्क्लोजर कंपनी को कहाँ दिखाना चाहिए? सीसी में दिखाना चाहिए, अदर कैश अदर बैंक बैलेंसेस में दिखाना चाहिए? कहाँ दिखाना चाहिए बताओ? अदर बैंक बैलेंसेस में दिखाना चाहिए और डिस्क्लोजर में चेंज करना चाहिए. ठीक है, लेट्स सी व्हाट कमिटी कंसीडर. कमिटी ने यहाँ पर 3 पॉइंट्स कंसीडर किए. फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. इंडेक्स 7 defines CCE as short term highly liquid investment. CCE का मतलब होता है शॉर्ट टर्म और हाईली लिक्विड हो, जो रेडिली कन्वर्टिबल हो कैश के अंदर एंड सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ वैल्यू चेंज. देखते हैं यहाँ पे जो वो क्लाइंट का फंड है वो इस डेफिनेशन को मीट आउट करता है. सीसी शॉर्ट टर्म होते हैं, वो शॉर्ट टर्म थे क्योंकि करंट अकाउंट के डिपॉजिट थे. हाईली लिक्विड थे क्योंकि पेमेंट भी करना पड़ सकता था कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो कभी तो वो हाईली लिक्विड भी थे और उनके ऊपर चेंज इन वैल्यू का तो कोई रिस्क था ही नहीं. तो मतलब इस डेफिनेशन के हिसाब से तो वो सीसी है और अदर बैंक बैलेंसेस में नहीं जाना चाहिए. और गाइडेंस नोट भी ये बोलता है कि सीसी और जो बैंक बैलेंसेस है दोनों अलग अलग चीजें. और जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर बैलेंस शीट के अंदर भी ये लिखा है कि सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है अर्न बाय बैलेंसेस विद बैंक बैलेंसेस हेल्ड एज सिक्योरिटी एंड एनी रिपेट्रिएशन रेस्ट्रिक्शंस. तो मतलब इसके हिसाब से तो लगता है कि सीसी में दिखाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सारी डेफिनेशन के सारे क्राइटेरिया को मीट आउट करता है. कमिटी का एनालिसिस ये हुआ कि द कमिटी कंक्लूड्स दैट द क्लाइंट फंड मीट द डेफिनेशन ऑफ सीसीई because they are held in short term accounts 3 months or less with negligent risk of value change. And another thing is while restrictions on uses are present, they do not alter the inherent nature of client fund as cash equivalent. वहां पर restrictions तो है, but वो restrictions do not alter the inherent nature of the client funds as cash equivalent. The restrictions are related to purpose, not liquidity. Purpose के related है वो restrictions जो impose की है, वो liquidity से related नहीं है. So तो कंपनी को सीसी में दिखाना चाहिए. डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी दिया है कि कमिटी एम्फेसिसेस द नीड टू डिस्क्लोज द रेस्ट्रिक्शन ऑन क्लाइंट फंड अंडर हेडिंग सीसी एज पर इंडेक्स 7. मतलब उसको सेपरेट डिस्क्लोजर दे दो आप. सीसी का सेपरेट डिस्क्लोजर दे दो कि ये सारी रेस्ट्रिक्टेड को यूज है, हम इसको खुद के पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, ये क्लाइंट्स का फंड. तो इस तरह से कंपनी को डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा. तो फाइनली दिस इज द कंक्लूजन कि क्लाइंट फंड शुड बी क्लासिफाइड एज सीसी एंड सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. Next way. So the next way is revenue recognition in case of implementing agencies of state government. So the case was क्या था इसके अंदर? एक wholly owned subsidiary थी स्टेट गवर्नमेंट की जिसको टास्क दिया गया है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने का, जैसे रोड्स बनाने का, ब्रिजेस बनाने का. तो इसका काम था कि एक क्या बोलते हैं रोड्स वगैरह बनाना है इसको. और जो सारे प्रोजेक्ट्स की फंडिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी विद कंपनी रिसीविंग अ परसेंटेज एंड कंसल्टेंसी फी. फॉर एग्जांपल कंपनी ने 100 रुपीस का खर्चा किया तो 100 रुपीस कंपनी को मिलेंगे, ऊपर से कंपनी को 10 रुपए और मिलेंगे, परसेंटेज कमीशन इनकम और मिलेगी. कंपनी का ऑब्जेक्ट है कंपनी ऑब्टेन्स प्रोजेक्ट अप्रूवल्स. तो सारे काम कंपनी करती है. कंपनी टेंडर्स इनवाइट करती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, कंपनी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को ओवरसी करती है और कंपनी कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट करती है. सारा टीडीएस काटने का सारा काम कंपनी का. कंपनी अपने बुक्स में कैसे रिकॉग्नाइज करती है उसको? कंपनी सारे एक्सपेंसेस को और सेंटेज को दोनों को अपने बुक्स में एज इनकम दिखाती है. मतलब 100 रुपए प्लस 10 रुपए 110 रुपए पूरे को इनकम दिखाती है. इस पर किसी ने ऑब्जर्वेशन रेज करी कि जो कि कंपनी को केवल 10 रुपए मिल रहे हैं, उसका खुद का 10 रुपए है, तो उसको केवल 10 रुपए दिखाना चाहिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर. The company argues that the EAC opinion was not applicable as the company is not an agent of the government. क्योंकि सारे इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर दिए, तो कंपनी ये बोलती है कि हम तो पूरे पैसे को दिखाएंगे क्योंकि हम तो कंपनी गवर्नमेंट के एजेंट नहीं है. Let's see what committee consider.
कमिटी ने यहाँ पे 3 इशू कंसिडर किए। फर्स्ट इज प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट, कि क्या कंपनी एज अ प्रिंसिपल काम कर रही है या कंपनी एज अ एजेंट काम कर रही है। अगर कंपनी एज अ प्रिंसिपल काम कर रही है तो उस केस में तो वो पूरे अमाउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रेवेन्यू के अंदर दिखा सकती है। बट अगर वो एज अ एजेंट ही काम कर रही है तो वो केवल और केवल अपने जो परसेंटेज इनकम है उसको दिखाएगी। सेकंड इज रिस्क एंड रिवॉर्ड एनालिसिस, कि रिस्क अल्टीमेटली किसका है। अगर कंपनी का रिस्क है तो कंपनी प्रिंसिपल है, कंपनी का रिस्क नहीं है तो कंपनी एजेंट है। उसके लिए ईएसी ने कुछ कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को रिव्यू किया। फर्स्ट कंडीशन थी कि द स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट। एसपीएमजी है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, फिर एसपीएमजी और फिर कंपनी। तो बीच में एसपीएमजी आई। एसपीएमजी वही रेस्पॉन्सिबल है पूरे प्रोजेक्ट के लिए। कंपनी केवल एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के रूप में काम कर रही है। एंड एसपीएमजी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग बिड डॉक्यूमेंट्स, विद कंपनी ओनली एग्जीक्यूटिंग बिड। कंपनी केवल बिड एग्जीक्यूट करती है, सारा प्रोसेस एसपीएमजी करती है। और कोई भी ओवररन हो जाता है कॉस्ट एक्सीड हो जाती है तो वो भी बियर सब एसपीएमजी करेगी। कंपनी का इसमें कोई रिस्क नहीं है। दिस शोज कंपनी का कोई रिस्क है ही नहीं इसके अंदर, कंपनी एजेंट के रूप में काम कर रही है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एस्पेक्ट। फंड्स रिलीज फॉर द प्रोजेक्ट शैल बी हेल्ड इन अ इंटरेस्ट बियरिंग बैंक अकाउंट ऑफ एसपीएमजी, मतलब जो भी फंड्स रिलीज हुआ है इसका इंटरेस्ट भी एसपीएमजी को मिलेगा, कंपनी को कुछ नहीं मिलेगा। और एनी चेंज इन टर्म्स ऑफ कंडीशंस कंपनी को एनओसी लेना पड़ेगा हाई अथॉरिटी से, मतलब कंपनी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। एंड फाइनली को टाइम ओवररन होता है तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही बेयर करेगी। Further few conditions are asset ownership. Company does not hold significant ownership or control over the project asset. तो कंपनी का asset के ऊपर भी कोई ओनरशिप नहीं है और सारे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी स्टेट गवर्नमेंट ही लेगी। कंपनी इसमें कुछ कंपनी का कोई शेयर नहीं है और सारे जो प्रोजेक्ट है उसका मॉनिटरिंग एसपीएमजी करेगी as to whether the project is completed within a stipulated period of time or not. So it is the responsibility of SPMG to ensure the asset is exclusively used for the purpose for which grant is sanctioned and to maintain the asset. मतलब SPMG ये पूरे प्रोजेक्ट को ओवरव्यू करेगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ईएसी ने कंक्लूजन दिया, क्योंकि कंपनी एक एजेंट के रूप में काम कर रही है, कंपनी प्रिंसिपल रूप में काम नहीं कर रही, तो उस केस में कंपनी को केवल सेंटेज इनकम ही दिखानी चाहिए, पूरे 110 रुपीज पूरी दिखाना चाहिए। बट ईएसी ने ऑल्सो बोला कि हमने ये जो डिसीजन दिया है वो इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के बेसिस पे दिया है। हो सकता है किसी दूसरे केस में दूसरे कंपनी का एग्रीमेंट दूसरा हो, तो इंडिपेंडेंट केस को इंडिपेंडेंटली देखना पड़ेगा। ऐसे एक कंक्लूजन के बेसिस पे सारी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। So the company should only recognize central receipt for its project management services as revenue. Now Shreya will cover the following purposes. मैं एक क्वेश्चन पूछूं? 2019 में अज्यूम करो एक अम्यूजमेंट पार्क बना स्टार्ट हुआ एंड कोई भी अम्यूजमेंट पार्क जब पब्लिकली ओपन करते हैं उसके पहले पूरा का पूरा सेफ्टी चेक होता है, सो दैट जितने भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उसको चेक कर लिया जाए, तो पूरे प्लांट का पूरे अम्यूजमेंट पार्क का एक कंप्लीट रन अवे होता है, जहां पर हर एक जो राइड्स होती है उनको टेक्नीशियंस की ऑब्जर्वेशन में चेक किया जाता है। ठीक है, तो इन दिस दैट की जो अम्यूजमेंट पार्क था वो जुलाई 2019 में रेडी हो गया। जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स चेक करने के लिए टीम आई वो आई मार्च 2020 में, बट दैट टाइम ड्यू टू द कोविड रेस्ट्रिक्शंस उनकी टीम को अलाउ नहीं किया गया उस टाइम पूरा का पूरा सेफ्टी रन करने के लिए, तो वो टीम वापस लौट के चली गई। 7 दिन बाद ऑपरेशन अलाउ किए गए गवर्नमेंट की तरफ से, तो 7 दिन बाद आके उन्होंने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वगैरह सब चेक कर लिए थे एंड उन्होंने उसको ओके कर दिया था। बट आफ्टर फिर से कोविड लॉकडाउन का एक्सटेंशन हो गया एंड अम्यूजमेंट पार्क के केस में मान के चलो 2 साल तक किसी भी तरीके की एक्टिविटी अलाउ नहीं करी। 2022 के एंड तक अम्यूजमेंट पार्क को अलाउ किया गया, पब्लिक के लिए ओपन किया एंड आफ्टर दैट वो ऑपरेशनल हो गया। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन का। उस कंपनी ने क्या करा, जुलाई 2019 में सेफ्टी स्टैंडर्ड टीम आने से पहले ही उसने उसको अपने बुक्स में पूरा के पूरा अम्यूजमेंट पार्क के प्लांट एंड मशीनरी को कैपिटलाइज कर दिया एंड वहां पर उसने डेप्रिसिएशन क्लेम करना स्टार्ट कर दिया।
2019 के अंदर भी किया फॉर द पार्शियल ईयर, 2020 में भी किया, 2021 में भी किया, 2022 में भी किया। इनकम टैक्स का नोटिस आया कि आप बिकॉज ऑपरेशंस रन नहीं कर रहे हो, बिकॉज आप इसको पब्लिकली ओपन नहीं किया है, तो आप इसको भी कैपिटलाइज नहीं कर सकते, तो कैन नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन, और उनके अगेंस्ट में नोटिस निकाल दिए। नाउ व्हाट डू यू थिंक, क्या उनका कैपिटलाइज करना इन जुलाई 2019 वाज राइट? आपके हिसाब से कब उनको समिजमेंट पार्क को कैपिटलाइज करना जरूरी था, या आपके हिसाब से कब करना ठीक रहता? जुलाई 2019 में, या मार्च 2020 में, या फिर 2022 के एंड में जब पब्लिकली ओपन किया गया? व्हाट्स योर व्यू? मार्च 2020 में। कौन बोलता है जुलाई 2019 में वो कैपिटलाइज कर सकते थे? एनीवन रेज योर हैंड? यू। फाइन। कौन कहता है मार्च 2020 में? एंड कौन कहता है मार्च एट द एंड ऑफ 2022? ठीक है, दिस वाज ट्रिकी क्वेश्चन इन द वे कि आप लोग सोच रहे हो कंप्लीट इसको कंपनीज एक्ट के हिसाब से, बट नोटिस इनकम टैक्स है, और इनकम टैक्स एक्ट में किसी भी असेट का कैपिटलाइजेशन और उस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन आउटराइटली डिफरेंट होता है जो कंपनीज एक्ट में रिकमेंड करता है। सीपी फाउंडेशन में भी सुना होगा रेडी टू यूज और पुट टू यूज। एक एक्ट कहता है रेडी टू यूज और एक एक्ट कहता है पुट टू यूज। तो एज पर इनकम टैक्स जब वो पुट टू यूज होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुट टू यूज? इवन दो इट वाज रेडी टू यूज way back in July 2019, it was ready to use. Safety standards बाकी थे, but it was ready to use. Put to use was at the end of 2022. तो इस पर इनकम टैक्स लो, आपका डेप्रिसिएशन क्लेमिंग वहां से स्टार्ट होगा when it was put to use. बट बात करते हैं रेडी टू यूज की, तो रेडी टू यूज के केस में इट वाज अवेलेबल फॉर यूज इन मार्च 2020, बट इट वाज रेडी फॉर यूज in July 2019 and onwards. तो जब भी कोई भी असेट उसके इंटेंडेड यूज के लिए अपनी नेसेसरी पोजीशन एंड लोकेशन पे होता है, इस पर कंपनीज एक्ट यू कैन स्टार्ट कैपिटलाइजिंग इट, व्हिच वाज इन जुलाई 2019, राइट? बट एज पर इनकम टैक्स लो, उनको ना तो रेडी टू यूज से मतलब है, ना अवेलेबल फॉर यूज से मतलब है, उनको पुट टू यूज से मतलब है। तो डेप्रिसिएशन इस पर इनकम टैक्स कब से मिलना स्टार्ट होगा? व्हेन इट वाज पुट टू यूज एट द एंड ऑफ 2020। अंडरस्टूड? Hello everyone. I'll be continuing with query number 9. Accounting for securitization arrangement and investment in PTC securities. For this, let us understand the concept of securitization arrangement. Securitization arrangement is a financial strategy that involves pooling assets to create interest-bearing securities, which are then sold to investors. The process of securitization allows for the transformation of non-tradable assets into tradable assets. अब these securitization assets क्या होते हैं? जैसे एक इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक एनबीएफसी है जिसने अपने जो कि लोन प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को अगेंस्ट सम सिक्योरिटी, सपोज प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एनबीएफसी अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करती है, तो वो एक ना एक दिन तो लिक्विड के मतलब अपने लिक्विड एसेट से हो जाएगी, रन आउट हो जाएगी, क्योंकि तो सारे जो लिक्विड एसेट्स हैं वो अब मॉर्गेज पूल बन चुके हैं, मतलब वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आ चुकी है, अपने पास टाइटल भी आ चुकी है उसकी। तो सिंस उसको अपने मॉर्गेज पूल को लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की हेल्प लेनी होती है, स्पेशल पेपर एसपीवी को अप्रोच करना पड़ता है। अब एसपीवी क्या करेगी? एसपीवी इस मॉर्गेज पूल का क्रेडिट रेटिंग करवाएगी, क्रेडिट वर्दिनेस देखेगी थ्रू सीआरए। सीआरए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अब इन सीआरए इन मॉर्गेज पूल को क्रेडिट प्रोवाइड करेगा, इसकी क्रेडिट वर्दिनेस देखेगा, और फिर एसपीवी जो है इनको एज अ सिक्योरिटी इशू कर देगा बैकिंग ऑफ दिस मॉर्गेज पूल, ठीक है। अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करेगी, और फिर इन्वेस्टर से
कैश फ्लो हो जाएगा फ्रॉम एसपीवी टू बैंक, और दिस इज हाउ वो अपने इलिक्विड एसेट्स को भी लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट कर लेंगे. नेक्स्ट है, now what is PTC securities? PTC security, a pass-through certificate, is a certificate that is given to an investor against certain mortgage-backed securities that lie with the issuer. The certificate can be compared to securities like bonds and debentures that may be issued by bank and other companies to investors. Further, the holder is entitled to any income earned from securitized finance product. अब पीटीसी भी एक सिक्योरिटाइजेशन अरेंजमेंट का ही टाइप है. पीटीसी में ये होता है कि जो भी मतलब जिस भी मॉर्गेज बैक होगी, जो भी रिसीवेबल्स, जैसे पिछले एग्जांपल में जो मैंने बताया था कि वो रिसीवेबल्स सिक्योरिटीज अरेंजमेंट में चले जाते हैं, वैसे ही इसमें सेल रिसीवेबल्स पीटीसी के थ्रू इन्वेस्टर के पास चले जाएंगे और वो कैश एसपीवी को प्रोवाइड करेगा. Moving to the fact of the cases, a systematically important NBFC registered with the RBI. The company specializes in retail lending to small road transport. Now, this is not that important, but the NBFC है. The company sells receivables through securitization. अब इसने भी अपना securitization arrangement किया जैसे मैंने बताया, but इसने एक additional चीज क्या की, जो credit worthiness जो CRA चेक कर रहा था, उसका enhancement कराया by way of pledging fixed deposit. Now, in March 2021, the company sold rupees 471.7 crores of receivables to SPV by securitization. The trust issued 4,716 PPCs, and the company subscribed to 7% of principal outstanding to comply with RBI's minimum retention requirement. अब RBI की गाइडलाइंस है कि जो पीटी इशू होते हैं उसमें जो कंपनी इशू करवाती है थ्रू एसपीवी, उनको भी कुछ सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो इसलिए इन्होंने 7% करवाया. नेक्स्ट इज, अब इसका कंपनी ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या कराया. द कंपनी ट्रीट्स द सेल प्रोसीड्स एज बोरोइंग अंडर IND-AS 109 ड्यू टू द हायर क्रेडिट एनहेंसमेंट. इसको सिक्योरिटाइजेशन से जो भी पैसा आया उसको बोरोइंग में दिखाया. The investment in PTCs is net off against the securitization borrowing and the credit enhancement is disclosed separately. अब जैसे जो PTC की इन्वेस्टमेंट थी उसमें उस सिक्योरिटाइजेशन का पैसा उन्होंने नेट ऑफ कर दिया और उसको अपने बैलेंस शीट में दिखाया. This ensures that receivables are not artificially inflated as the PTCs are redeemed based on collection from the underlying loans. अब इससे क्या हो गया कि PTC मतलब इनके रिसीवेबल्स वो नहीं हुए, इन्फ्लेट हुए, क्योंकि अगर ये पीटीसी इन्वेस्टमेंट में दिखा देती तो रिसीवेबल्स भी हो जाते हैं और पीटीसी भी हो जाती, और रिसीवेबल्स की जो भी बेनिफिट है वो इनडायरेक्टली पीटीसी से लिंक हो रखे हैं. नेक्स्ट, तो द क्वेरी अराइजेस दैट कि पीटीसी को जो नेट ऑफ किया है क्या ये सही है, और अगर ये सही नहीं है तो इसका सही ट्रीटमेंट क्या हो सकता है. Points considered by the committee. With regard to the issue that whether the financial liability arising from the sale proceeds, consideration of the securitized receivables, and the amount of company's investment in PTCs can be netted off, the committee notes that paragraph B3 to 14 of IND-AS 109 states as follows. अब इसके लिए कमिटी ने अपना IND-AS 109 का क्वेश्चन लक्ष्य को जल्दी जाना है घर पे, पर थोड़ा पेशेंस तो रख. कितनी बार बोली क्लास लेनी है, कंटिन्यू करनी है, इंटरेस्ट नहीं क्या क्लास में क्या विषय जानते से नहीं बैठने, इंटरेस्ट नहीं है क्लास में, नहीं लेने को मना कर दो.
अच्छा ये सब दोनों आगे आ जाओ। अब इसके लिए कमेटी ने इन एस 109 की हेल्प ली। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, टू द एक्सटेंट दैट ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स does not qualify for derecognition, the transferor's contractual rights or obligation related to transfer are not accounted for separately as derivatives if recognizing both the derivative and either the transfer assets or the liability arising from the transfer would result in recognizing the same rights or obligation twice. अब इससे क्या होगा, अगर मतलब इसमें ये कह रहे हैं अगर ये पीटीसी भी रिकॉग्नाइज कर लेते तो ट्रेड रिसीवर्स और पीटीसी दोनों मतलब दो बार हो जाती, क्योंकि वो दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। The committee notes that the NAS 109 prohibits separate recognition of transfers contractual rights related to financial assets transfer that does not qualify for derecognition, as this would result in recognizing the same rights twice. Drawing an analogy, the committee believes the same approach should apply to PTC investment, as this represents the same cash flow as the underlying receivables, which the company has not derecognized. Therefore, recognizing both the receivables and the PTCs would result in the same rights being recognized twice. जैसा मैंने बोला, पर अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इन्होंने ट्रेड रिसीवेबल्स डीरिकॉग्नाइज करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। Derecognition principle applied by ADS have the rights to the cash flow of the assets expire? नहीं, क्योंकि बोरोवर अभी भी वहीं पे है इनके पास, कंपनी के पास। Has the entity transferred the right to receive the cash flow from the assets? नहीं, क्योंकि बोरोवर्स अभी भी अपना अमाउंट पे करेंगे। Has the entity assumed an obligation to pay the cash flow from the assets that meets the condition in para 3.2.5 of NAS 109? मतलब अभी भी मतलब जो कैश जो रिसीवेबल से आएगा वो पीटीसी को जाएगा सीधा। Has the entity transferred substantially all risk and rewards? नहीं, मतलब जो कंपनी है उसने अपने रिस्क और रिवॉर्ड्स ट्रांसफर नहीं किए, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट जो है वो प्लेज हुई थी। आगे रिसीवर्स नहीं, मतलब रिसीवर्स डीरिकॉग्नाइज नहीं होने चाहिए। ओके, therefore, the committee concludes that investment in PTCs and equivalent securitization borrowings should not be recognized as separate financial instrument, as an entity cannot recognize a financial asset when it is the obliged counterparty. Therefore, the set of securitization borrowings and PTC investments does not arise. Other securitization borrowings should continue to be recognized separately. The committee advised, due to the company's continuing involvement in the transfer receivables and new contractual rights in the form of PTCs, the company must comply with the disclosure requirements under NAS 107 and provide additional disclosure in the notes to accounts as per NAS 1 to ensure true and fair view of its financial position, performance, and cash flow. तो फाइनली ओपिनियन कंक्लूजन ये निकला कमेटी से कि पीटीसी को तो दिखाना ही नहीं चाहिए, मतलब ताकि रिसीवेबल्स और पीटीसी दो बार ना हो जाए, इसलिए पीटीसी को बुक में नहीं दिखाना चाहिए। एंड फॉर बाकी जो सेक्रेटाइजेशन से पैसा आया है उसको अलग से बोरोइंग में दिखाएं। आई नो अनुज से जल्दी पेशेंस में जानती 5 बज रहे हैं, पेशेंस फिर भी अनुज को लग गया। प्लीज कोऑपरेट गाइस। Moving on to the next query.
accounting treatment for upfront or advance payment made towards hooking up charges as a part for laying city gas distribution network. अब ये कुछ सिमिलर है जैसे तनिषा ने एक्सप्लेन किया था, वेरिंग चार्जेस एक्सप्लेन किए थे. नाउ पहले मैं इसलिए समझाना चाहूंगी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं. मतलब मैं एग्जांपल ही दे देती हूँ, जैसे गेल गैस लिमिटेड, अदानी गैस, जिनका काम सीएनजी या फिर पीएनजी डिस्ट्रीब्यूट करने का है टू द कंज्यूमर्स. अब हुकिंग अप चार्जेस क्या होते हैं? These refer to the initial charges or fees levied for connecting a consumer to the natural gas distribution. अब हुकिंग अप चार्जेस ये होते हैं जो मतलब इनिशियल स्टेज में सॉरी सो जो फीस लेते हैं इनिशियली फ्रॉम दी, जो फीस चार्ज होती है उसे गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो फीस चार्ज होती है उसे हुकिंग चार्जेस कहते हैं. नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं. Incorporated on 23rd December 1998, the company is listed on BSE and NSE and operates in city gas distribution. The company enters into the agreement with transporters to create facilities for hooking up city gas distribution network from supplier to the company. अभी कंपनी क्या है, कुछ ट्रांसपोर्टर से एग्रीमेंट बनाती है कि जो सप्लायर से कंपनी तक गैस ट्रांसफर करने के लिए एक ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए. अब इसमें जो कंपनी है वो ही ट्रांसपोर्टर को गाइड करती है कि मुझे ऐसा ऐसा स्पेशलाइजेशन मतलब रिक्वायरमेंट है, और उसी तरीके से ट्रांसपोर्टर कंस्ट्रक्ट कर देता है उनकी वो फैसिलिटीज को दी. फिर अब इन एज से पहले तो जो कंपनी है इसे प्रीपेड एक्सपेंसेस मानती थी और उस तरीके से राइट ऑफ कर ली. फिर इन एज आने के बाद द सीएजी इन 2019 and 20 ऑडिट suggested reclassifying these to as a right to use assets under in AS 116 as the company has the right to use the facility. ये सिमिलरली बहुत सिमिलर पॉइंट है वेरिंग चार्जेस से. इंडिया आने के बाद तो ये कहा गया कि इसे राइट टू यूज में क्लासिफाई कर देना चाहिए, पर फिर बाद में 2020 और 21 में सीएजी ने ओपिनियन दिया कि इसे राइट टू यूज नहीं इंटेंजिबल एसेट्स में क्लासिफाई करना चाहिए. और अभी अनुज तो बताना प्लीज कि इसका क्या सही ट्रीटमेंट होगा हुकिंग अप फैसिलिटीज का. ये राइट टू यूज हो सकता है, अपने पास ओनरशिप राइट्स नहीं है, उसके अपन यूज कर रहे हैं अपने राइट टू कंट्रोल, अपने पास राइट टू ओनरशिप नहीं है, इसलिए इंटेंजिबल पे जाना चाहिए, नॉट इन सॉरी इंटेंजिबल पे नहीं जाना चाहिए 116 के हिसाब से लीगल. सो तो क्वेरी तो यही आई थी कि जो हुकिंग अप फैसिलिटीज है उसको किस में क्लासिफाई करें, लीजेस में, इंटेंजिबल एसेट्स में या फिर कोई और नॉन करंट एसेट्स में. इसके लिए कमिटी ने पहले तो ये देखा कि अगर ये हुकिंग अप फैसिलिटीज हैं ये लीजेस में आते हैं कि नहीं. अगर ये लीजेस में नहीं आएंगे तब अपन किसी और इंडेक्स में जाएंगे. तो उसके लिए जो इंडेक्स 116 के एक्सेप्शंस है कमेटी ने पहले वो कंसीडर किए. An entity shall apply this standard to all leases, including leases of right of use assets in a sublease, except for leases to explore for or use mineral, oil, natural gas, and similar non-regenerative resources. Leases of biological assets within the scope of NAS 41, agriculture held by a lessee. Service concession arrangement within the scope of Appendix D. Service concession arrangement of NAS 115. Revenue from contract with customer. Licenses of intellectual property granted by a lessor within the scope of NAS 115. Revenue from contracts with Compendium of Opinion, Volume 42, Part 2, 62 customers, and right held by a lessee under licensing agreement within the scope of NAS 33. Intangible assets. For such items as motion picture, films, वीडियो रिकॉर्डिंग, प्लेस, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स. अब ये सारे एक्सेप्शन आप जब NAS 116 पढ़ेंगे तब आप जरूर जान लेंगे. However, hooking up facilities इन सब में से इन सब एक्सेप्शनल केसेस में नहीं आती. A lessee may
but is not required to apply this standard to leases of intangible assets other than those described in paragraph 3. तो कमेटी ने ये कंक्लूड किया कि ये एक्सेप्शनल केसेस में तो नहीं आ रही, पर अब देखते हैं कि ये लीज में आ रही है कि नहीं। इसके लिए कमेटी ने इनका जो हुकिंग अप एग्रीमेंट है उसका देखा। हुकिंग अप एग्रीमेंट में लिखा हुआ था ओनर्स रिस्पांसिबिलिटी, transporter is responsible for designing, installing and operating the hooking up facilities including metering equipment, gas monitoring and pressure regulator. मैंने बोला ही था कि ट्रांसपोर्टर को कंपनी ने ट्रांसपोर्टर को एक्सप्लेन कर ही दिया था कि उनको अपने रिक्वायरमेंट की हिसाब से चाहिए। The agreement lasts for 10 years with a review after 5 years and potential extension by mutual agreement. Owner's obligation: construct, install and commission facilities upon receiving upfront payment. On and operate the hooking up facilities, obtain necessary permits, and handle daily operation maintenance and testing. Develop metering facility as per the company's requirements with the cost based on the flow rate. Entity's obligation: the company is responsible for its facility downstream of the hooking up point, including maintenance and repairs. The company agrees to pay upfront charges and annual operating charges with no claim on facilities in case of early termination of the agreement. The company pays 2.5% of hooking charges annually with 5% of escalation. The owner is not obligated to transport gas under this agreement. The owner retains the right to modify facilities for other entities if needed. मतलब बेसिकली इस एग्रीमेंट में यही था कि कंपनी की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये पूरा फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। तो अब लीज को तनीषा ने भी एक्सप्लेन किया था कि लीज क्या होती है। Lease: a contract is a lease if it conveys the right to control the use of an identified asset for a period in exchange for consideration. Deepak भैया कोई समझ लीज कब क्लासिफाई होता है? जब पूरी इकोनॉमिक बेनिफिट भी ट्रांसफर के पास हो, इकोनॉमिक बेनिफिट भी कस्टमर के पास हो और डायरेक्ट यूज भी कस्टमर के पास हो। सिंस इसमें सारी चीजें जो बनी थी वो कंपनी की उसमें स्पेसिफिकेशन में बनी थी, इसलिए इसके ऑपरेटिंग इकोनॉमिक बेनिफिट से सारे इसके थे और डायरेक्ट यूज भी सारा कंपनी का ही था। Therefore, the committee concluded that hooking up facilities should be classified as right to use assets and not as intangible asset or not any other current assets. Moving on to the next query. Timing of capitalization of irrigation assets. अभी irrigation assets क्या होते हैं सबको पता है, जो भी एसेट यूज होते हैं ताकि वाटर फील्ड तक पहुंच जाए उसे इरिगेशन एसेट्स कहते हैं। अभी the company is wholly owned by the government of Karnataka, is responsible for completing irrigation project in the Krishna River basin, with the Upper Krishna project being a major initiative. अब इसमें ऐसा है कि कर्नाटका की एक कंपनी है जिसका यूकेपी का प्रोजेक्ट है। इसमें अभी ये जो प्रोजेक्ट है वो सेवरल स्टेजेस में डिवाइडेड है, स्टेज 1, 2 एंड 3, जिसमें स्टेज 1 और 2 तो कंप्लीट हो जाती है बट स्टेज 3 ड्यू टू सम लिटिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाती। अब बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका है उसको कहते हैं कि केस तो पेंडिंग एक बार चलने दो, आप अपना काम चालू रखो, ठीक है। Expenditure for stage 3 was recorded under CWIP until 2018-19 due to delays in canal system utilization caused by litigation. Some canal stretches were completed and entered maintenance. Canal system में के components क्या-क्या थे? Lift irrigation scheme,
और उसके थ्रू बहुत मतलब पैसे जो कैनाल से मेन कैनाल, डिस्ट्रीब्यूशन कैनाल, लेटरल कैनाल, माइनर एंड फाइनल जो था वो FIC था, दैट इज फील्ड इरिगेशन कैनाल। अभी जो कंपनी ने क्या किया, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन में कैनाल से ये कंप्लीट हो गए, इनको कैपिटलाइज कर दिया। हाउएवर ये प्रोजेक्ट तभी कंप्लीट माना जाता जब FICs कंप्लीट होते, बट बिना FICs कंप्लीट किए भी इनको जो जैसे मेन कैनाल जो ये सब बन चुके थे इनको कैपिटलाइज कर दिया। तो क्वेरी ये थी कि बिना FICs, जो कि मतलब जिनसे जो कंपनी का काम है FICs के थ्रू ही हो सकता है, उनके बिना कंप्लीट हुए भी क्या अपन इसको इनके बाकी एसेट्स को कैपिटलाइज कर सकते हैं? So let's see the points considered by the committee. So, the committee addressed the timing of capitalizing assets related to stage 3 of UKP, specifically the water lifting system and canal infrastructure, before the completion of entire field irrigation canal. The query centers on determining when various irrigation assets should be capitalized in compliance with Ind AS, particularly in Ind AS 60. According to Ind AS 60, assets should be recognized as PPE when they are in location and condition necessary for their intended use. मतलब Ind AS 60 तो यही कहता है कि जब तक वो assets उसके intended use तक complete नहीं रहता तब तक उसे capitalize नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे asset जो है वो intended use के लिए तभी complete हो रहा है जब वो FICs बन रहे हैं। The irrigation project in question is an integrated system that includes various interdependent components such as lift irrigation system, main canals, distribution canals, and FIC. While parts of the project, such as lift irrigation system and some section of the canal network might be functional, the project as a whole is not fully operational until the FICs are completed. As these are the final stages responsible for delivering water to the agriculture field. Thus, the project cannot be capitalized as a whole until the FICs are complete. जब तक FIC complete नहीं होते तब तक capitalize नहीं कर सकते as per Ind AS 16. Despite the interdependent nature of the project, it's certain अब कुछ section में FIC complete हो, मतलब जैसे कुछ area में वहाँ के लिए FIC complete हो, तो अपन उतने assets तो capitalize कर सकते हैं, ऐसा committee ने कहा. Despite the interdependent nature of the project, if certain section of the FIC are completed and can be used independently, even if other parts are still under construction, these sections can be capitalized as PPE once they are in the location and condition necessary for their intended use. This approach aligns with the Ind AS 16 guidance on recognizing parts of a project as PPE when they are capable of being used, even if the overall project is not finished. मतलब बेसिक ये निकला इस बात का कि जब जिस एरिया में था वहाँ कंप्लीट हो गया उतना कैपिटलाइज कर सकते हैं, हालांकि बाकी के जगह के FICs अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन। Therefore, the committee concluded that the capital expenditure for irrigation project should only be recognized as PPE once the assets are in the location and condition necessary for their intended use. Until the FICs are completed, the full project cannot be capitalized. However, as section of the FIC are completed and are capable of functioning, those parts can be capitalized. तो ओपिनियन में ये निकला कि जो पार्ट का FIC कंप्लीट हो गया उनको तो आप कैपिटलाइज करो, बाकी को वर्क इन प्रोग्रेस का। नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। अभी लास्ट क्वेरी गाइस। तो आई वुड लाइक टू आस्क एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्या होते हैं? इंसेंटिव्स जो भी बेनिफिट अपने को मिलते हैं क्योंकि अपन एक्सपोर्ट करते हैं बाय गवर्नमेंट, उसे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स कहते हैं। नेक्स्ट, अब फैक्ट ऑफ द केस, द कंपनी अभी एक कंपनी है जो कि पब्लिक सेक्टर एंटिटी है, उसको एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलते हैं दो टाइप के। एक तो
ड्यूटी क्रेडिट स्लिप्स अंडर रोड टैक्स और एक ड्यूटी ड्रॉबैक। किसी को पता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस? पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए यूज कर सकते हैं, जो ड्रॉबैक अमाउंट है वो कैश में डिफर करते हैं। Exactly. So credit slips can be क्रेडिट स्लिप्स को अपन इंपोर्ट ड्यूटीज पे करते टाइम उनका क्रेडिट ले सकते हैं ताकि अपन इंपोर्ट ड्यूटीज कम पे कर रहे हैं। और ड्यूटी ड्रॉबैक में अपने को कैश रिफंड होता है। तो इस केस में क्या था, कंपनी को बेनिफिट मिल रहे थे क्रेडिट स्लिप से और ड्यूटी ड्रॉबैक से। Both duty credit slips and duty drawback are recognized as other operating income in the company's financial statement. अब ये दोनों चीजों को other operating income में दिखाया गया, ठीक है। अभी कंपनी इसको तभी मतलब रिकग्नाइज करती है बुक्स में जब तक वो टाइमली, मतलब जब तक उसके पास रीजनेबल एश्योरेंस नहीं होता कि हाँ अब इसको रिकग्नाइज करना चाहिए। तो सीएजी ने ये आर्ग्यूमेंट किया कि सीएजी ने पहले तो ये बात ये कही कि गवर्नमेंट ग्रांट्स को मतलब ढंग से डिस्क्लोज नहीं कर रही है कंपनी, और दूसरी बात ये कही कि क्या ये सही है कि जो इंसेंटिव्स अपने को मिलते हैं उनको अपन अदर ऑपरेटिंग इनकम में दिखा सकते हैं, मतलब क्या ये सही है, इसकी अकाउंटिंग है। तो इसमें मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्स किया कि डिस्क्लोजर तो हम पूरे दे देंगे बट हमारे हिसाब से तो ये ऑपरेटिंग इनकम में ही होनी चाहिए। तो लेट्स सी, बट मतलब क्वेरी तो यही थी कि इसको एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स को कैसे शो करना चाहिए, मतलब अपन कोस्ट से भी तो रिड्यूस कर सकते हैं वो इंसेंटिव्स, बट लेट्स सी व्हाट कमिटी रिजॉल्व। The committee addressed two primary concerns regarding the incentive received under the FTP and road tax scheme. The committee determined that the export incentive, such as duty credit or cash incentives, qualify as government grant. मतलब पहले तो कमिटी ने ये दिखा कि ये जो इंसेंटिव्स है ये गवर्नमेंट ग्रांट क्लासिफिकेशन में आते हैं। ऑब्वियसली आते हैं क्योंकि ये अपने को गवर्नमेंट ही देती है, क्योंकि अपन गवर्नमेंट कुछ कंडीशन कंप्लीट करते हैं। अब इसका नेक्स्ट सवाल था कि अदर इनकम में शो होना चाहिए या फिर कोस्ट में से डिडक्ट होना चाहिए। The committee emphasized the need for proper disclosure as required by INAS 20. The company is obligated to disclose its accounting policy for government grant, including the method of presentation in its financial statement. Furthermore, the impact of these grants on income or expenses should be disclosed for transparency, as this is a crucial for a proper understanding of financial statement. In conclusion, the committee affirms that the export incentive should be recognized as government grants under INAS 20 presented as other operating revenue. क्योंकि ये जो इंसेंटिव है ये टोटली इसके मतलब कंपनी के कोर बिजनेस से रिलेट कर रही है, वो भी सेल से रिलेट कर रही है, तो इसलिए इसको अदर इनकम की मतलब अदर इनकम में क्लासिफिकेशन करना चाहिए, ऐसा कमेटी ने कंक्लूड किया। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। लाइट चलो अब आपका we still वापस दे प्राइसेस उनमें से किसी को मिलेगा टाइम लग रहा है किस समय में 5